वाराणसी में अखिल भारतीय टोटो चालक यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवीन काशी ने बताया कि प्रशासन के नियमों को लेकर लगातार मीटिंग और जनसंपर्क हो रहे हैं। कल एडीसीपी से मुलाकात में उन्होंने टोटो चालकों से अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हुए कहा कि वे नियम नहीं बदलेंगे, चाहे चालकों को भीख ही मांगना पड़े। इस पर परवीन काशी ने विरोध जताया और कहा कि त्योहारों के समय इस तरह का अहंकार ठीक नहीं है। उन्होंने चेताया कि लोकतंत्र में संविधान और जनता की शक्ति से अहंकार भी टूट जाता है। वेल्डिंग करवाना है, दूसरी जगह जाओ तो ये सारी समस्या गाड़ियों का कहाँ जाएंगे कराने के लिए। बहुत बढ़िया आपने बात की। देखिए, आंदोलन एक शुरुआत जो है चर्चा के रूप में हुई है ना, संवाद के रूप में हुई, जिसमें हम लोगों ने ये बात टोटो चालकों को खास तौर से बताया कि हम लोगों के ऊपर ये आपदा आने वाली है। रोज मीटिंग करते थे, रोज जा रहे थे, रोज बता रहे थे ऐसा होने वाला है। उसके बाद समय रहते हम लोगों ने उसे अनशन सत्याग्रह का रूप लिया कि कोई डिस्टर्ब नहीं रहेंगी। सवाल यह है क्योंकि वो एक ही जैसे लोग हैं, उनकी पास उनकी कोई समस्या ही नहीं है ना उनके परवीन काशी है और अखिल भारतीय राष्ट्रीय ई रिक्शा चालक यूनियन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज किस मुद्दे पे मीटिंग रखी गई है? मीटिंग हम लोगों की लगातार चल रही है। जो हम लोगों के ऊपर एक अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया गया प्रशासन के द्वारा, अत्याचार जो किया जा रहा है, उसी को लेकर के हम लोग आज बैठे हैं। हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि अभी भी जो कल इनके साथ एडीसीपी राजेश पांडे जी से जो मीटिंग हुई है जी, उसमें भी उन्होंने दोबारा यही कहा है कि तुम लोग भीख मांग लो, चाहे कुछ भी करो, ये तो मैं नियम बदलूंगा नहीं। अब मेरा यही कहना है कि अगर 2 महीने की आपकी सैलरी रोक दी जाए और आपको कहा जाए पूरे विभाग को, है ना, कि यही स्थिति आपकी हो जाए, भीख मांग लो, तो आपके ऊपर क्या गुजरती। त्योहार का मौसम है ना, त्योहार चल रहे हैं, सब लोग चाहता है कि अपने परिवार में एक दिया जलाए। दीपावली आने वाली है, माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, और ये क्रूरता, ये जो तरीका तानाशाही है, कि आप इतने आसानी से कह रहे हो, ये एक अहंकार है। और मैं साफ कह देता हूँ, अहंकार रावण का भी टूट गया था और इनका भी टूटेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है, देश संविधान से चलता है, देश संसद से चलता है और वो संसद जनता चलाती है। वो नियम और कानून वहाँ से बन के आएंगे, वही लागू होंगे। उसके अलावा अगर किसी गलतफहमी है कि वो कुछ भी बना देगा, कुछ भी कर देगा, तो वो गलतफहमी जल्दी दूर हो जाएगी। ठीक, इतनी हमारा कहना है और यही हमारा उनसे निवेदन है कि आप लोग 2 तारीख को सीएम योगी के पास गए थे, किस लिए गए थे और वहाँ जाकर के क्या बातें आपने रखी? हम गए थे, 13 लोग यहाँ से गए थे बनारस से जी, और कार्यालय में जो है हमने और एक लेडीज़ गई थी, हम 2 लोग गए थे टोटल। हम लोग गए, सीएम योगी साहब नहीं थे उस कार्यालय में जहाँ मुख्यमंत्री दरबार लगता है, जनता दरबार जी। उसके बाद जब हम लोग बैठे वहाँ पर, चाय बिस्किट आई, उसके बाद सचिव जो था वहाँ का, जो कार्य को देखता है, वो आया था और आकर के पहले बाहर गया। बाहर से जब रिटर्न आया तो मेरे से ज्ञापन लिया, प्रश्न किया, मैंने प्रश्न का उत्तर दिया, पूछा कि क्या समस्या है। हम कहीं 2 किलोमीटर के दायरे में हमको बाध्य किया जा रहा है। वहाँ की प्रशासन जो है, राजेश पांडे एसीपी ट्रैफिक जो है, बाध्य कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ जो है मैं डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को, सारे लोगों को अवगत कराने के बाद भी ये समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो बस इतना ही उन्होंने पूछा, हमने इतना ही जवाब दिया। कमिश्नर कौन है, हमने बताया कि मोहित अग्रवाल जी हैं। एडीसीपी कौन है, राजेश पांडे जी हैं। डीएम कौन है, हमका ऐश्वर्य लिंगम जी है। इतना पूछने के बाद उन्होंने कहा कि आपका नंबर लिखा है, आपके ऊपर कॉल जाएगी। अभी तक मेरे ऊपर ऐसा कोई कॉल नहीं आया, ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला, इससे हम संतुष्ट हैं। परिचय दीजिए। मेरा नाम सपना है जी, कल आप एडीसीपी के पास गई थी, तो वहाँ पहुँच करके आपको क्या निर्णय के लिए कहा गया? वहाँ जाके उनका सीधा कहना है कि आप भीख मांगिए, चाहे तो आप मर जाइए। हमने जो नियम बनाया है वो नियम चालू रहेगा, चाहे आप प्रधानमंत्री से फ़ोन करवाइए, चाहे जिससे करवाइए, हमसे उससे मतलब नहीं है। उनका सीधा एक कहना है कि जो हम नियम लागू कर दिए हैं बस वही नियम चलेगा, आपको चलना है तो चलिए, नहीं दूसरा बिजनेस चालू कर लीजिए। वहाँ सिर्फ टोटो यूनियन के लोग गए थे या और भी लोग वहाँ पहुँचे थे? भैया पहले तो वहाँ दूसरे लोग के गए थे, फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग के साथ मीटिंग थी, तो हम लोग के साथ तो मीटिंग करने के लिए राज़ी नहीं थे। वो बोले कि
हम लोग का आप लोग के साथ कोई मीटिंग नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। फिर भी हम लोग हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किए कि आप जब हम लोग आ गए हैं आपके दरवाजे पे तो एक बार हम लोग की बात सुन ली जाए। तो सुनने में बस हमारी बातें क्या सुने, वो अपना जो लिखे थे वो थोप दिए हम लोग के ऊपर कि नहीं यही चलेगा। पहली चीज़ तो वो बोले कि आप अपना ये दिमाग से निकाल दीजिए, क्लियर कर दीजिए कि ई रिक्शा ऑटो की बराबरी ले सकती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी बात अपनी रखी कि हम लोग अपना पैसा जैसे उत्कर्ष बैंक होता आपने सुना होगा, वहाँ से किस्त 50,000 लेके तब ये गाड़ी फाइनेंस करवाई है। तो उन्होंने कहा ठीक है और पैसे लेके आप दूसरा कोई बिजनेस चालू कर लीजिए। मतलब किसी भी तरीके से वो हम लोग का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनकी जिद है कि वो जो जिद अपनी फांदे हुए बारकोड लगाने का वो लगाकर ही मानेंगे, चाहे आप मर जाइए उसके। तो बारकोड तो लग चुका है, तो आप लोग परेशान क्यों हैं? बारकोड लगने से भैया अगर हमारे घर में हम खुद एक टोटो चालक हैं, अगर हमारे 3 बच्चे हैं, अगर एक बच्चा हमारा बीमार पड़ा तो हमको उसको कभी चौरा लेके जाना है, तो बीच में हम कहाँ अपनी गाड़ी खड़ा करेंगे, फिर अपने बच्चों को उठाएंगे, दूसरी गाड़ी हम ढूंढेंगे। और जब मेरे पास हम खुद अपना घर का खर्चा रोटी दाल से हम अपना खर्चा चला रहे हैं, तो हम किसी ऑटो वाले की गाड़ी रिजर्व नहीं कर सकते हैं। भाई 300-400 मांगेगा, हम कहाँ से देंगे? एक तो मरीज बच्चा है, हमें हॉस्पिटल जाना है तो हम कैसे जाएंगे? हमारे बैटरी चार्ज करनी है तो दूसरी जगह घर में तो बैटरी हम चार्ज करते नहीं, जहाँ चार्जिंग लगता है पॉइंट वहाँ करना है। एक समस्या आपकी ये हो गई कि अगर आप उनका कहना कि 8 बजे के पहले आप गाड़ी ले आओ, उसमें सवारी नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, हम बैटरी की समस्या को भी साइड में रख देते हैं। हमारी गाड़ी खराब होती है, सिगरा की गाड़ी अगर हमारी खराब होती है, तेलियाबाद में बनती है, हम उसको कैसे बनवाने जाएंगे? उसमें भी आप चालान काट देंगे। हर चीज़ का गाड़ी का कई जगह पे बनती है, हम वहाँ लेके जाएंगे। भाई जहाँ हम संतुष्ट है गाड़ी बनवाने के लिए, हम अपनी गाड़ी तो वहीं पे लेके जाएंगे ना। आपके नियम के अनुसार हम नहीं लेके जाएंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। बस यही है, हम यही कहना चाहेंगे ये बारकोड हट जाए। जो 5 रुपए की सवारी हम लोगों को बांधे हुए हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का, ये 3 किलोमीटर का दायरा हम लोगों को दिया गया है। 3 किलोमीटर में हम 10 रुपये मान लीजिए कमा रहे हैं, ठीक है। अब किसी को जाना है लंका तो वो ऑटो वाला कह रहा है भैया इनके गाड़ी में कहाँ बैठवाई, तो 3 किलोमीटर में तो के उतार दें हम, चला हमारे गाड़ी में, हम तो के इतने रुपया में हम यहाँ तक पहुँचा देते। अब बताइए वो भी गया। अब हम जोते रहे बैठ के कि हाँ 5 रुपये 10 रुपये वाली सवारी हमको मिले, तब हम उसकी गाड़ी में बैठ के उसको लेके जाए तो 10 रुपया हमारे जेब में आए। यही चीज़ हो रहा, कमाई जहाँ 100 रुपया भी निकालना मुश्किल हो गया है। आज 70-80 रुपया हमारे गाड़ी का बैटरी का चार्जिंग का लगता है, वो हम चार्जिंग ही नहीं निकाल पा रहे, तो खाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। मेरा नाम सुनीता पांडे है, मैं ये रिक्शा चलाती हूँ। लेकिन जो सरकार आज जो कर रहा है ये उम्मीद हमें नहीं था। हम अगर उम्मीद रहता तो हम लोग तीसरी बार सरकार नहीं बनाते। आज क्या अब इसके बाद सरकार को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। अभी आपने बोला 1 करोड़ की पैकेट आई है, 100 करोड़ की बनारस में ना, लेकिन ये 100 रुपये भी एक गरीब को नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा अमीरों के जेब में जाएगा और हमेशा जाता है। गरीबों क्या मिलता है? 5 किलो राशन मिलता है। 5 किलो राशन में का अपने बच्चों को, एक बच्चा भी 5 किलो राशन पूरा महीना नहीं खाता। मैंने तो सुना है कि 5 किलो राशन की जगह जो है आपको कंट्रोल पे सिर्फ 4 ही किलो मिलता है। हाँ, उसमें भी 1 किलो काट दिया जाता है, उसमें भी 1 किलो काट के